हेलो दोस्तों, टैगोर एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि जो अभी CUET UG का आपका स्कोर कार्ड आया हुआ है तो उसको कैसे समझें। इसमें जैसे दो तरीके के मार्क्स दिए हुए हैं, तो स्टूडेंट्स का मेरे पास मैसेज भी आ रहा है कि सर इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या है कैसे है, किस मार्क्स पे जो है काउंसलिंग होगी। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे कि यहाँ पे एक है परसेंटाइल स्कोर दिया हुआ है यहाँ पे, और एक दूसरा है आपका नॉर्मलाइज्ड स्कोर। दो तरीके के स्कोर यहाँ पे आपको दिए हुए हैं। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि जो परसेंटाइल स्कोर है यहाँ पे दिया हुआ है हर सब्जेक्ट वाइज का। जैसे यहाँ पे हिंदी हो गई, केमिस्ट्री, फिजिक्स, जनरल टेस्ट। इन्होंने 4 टेस्ट दिए थे जिनका ये मार्कशीट है। उनमें हिंदी थी, केमिस्ट्री थी, फिजिक्स थी और जनरल टेस्ट था। हिंदी में जो इनका परसेंटाइल स्कोर बना वो कितना बना, 12.7003699। और इनका जो नॉर्मलाइज्ड स्कोर बना वो कितना बना, 59.2143360, यानी ये वाला। तो ये कैसे है, क्या है और किस तरीके से काउंसलिंग के टाइम इनका यूज़ किया जाएगा, ये सारी चीज़ें यहाँ पे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आ रही है। देखिए, सबसे पहली बात कि ये जो परसेंटाइल स्कोर है इसको आप भूल जाइए, क्योंकि इसका काउंसलिंग से कोई लेना देना नहीं है, आपके एडमिशन से कोई भी लेना देना इसका नहीं है। पहली बात, ये सिर्फ यहाँ पे दे दिया गया है ताकि आपको पता रहे कि आपने कितना परसेंटाइल पाया है एग्ज़ाम में। आपकी जो काउंसलिंग होगी वो पूरी तरीके से ये जो आपका नॉर्मलाइज्ड स्कोर है, ये जो घेरे के अंदर यहाँ पे मैंने घेरा बनाया उसके अंदर जो स्कोर है इसके बेस पे होगी। मान लीजिए कि अगर आप BHU में अगर आप BA में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको 2 टेस्ट देना था। पहला क्या था कि एक आपको जनरल टेस्ट देना था, दूसरा लैंग्वेज का टेस्ट देना था। लैंग्वेज का टेस्ट, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि उन्होंने जनरल का टेस्ट भी दिया है और लैंग्वेज का भी। जनरल के टेस्ट में इनका जो नॉर्मलाइज्ड स्कोर है कितना है, 118.2047800। इनका क्या है, इतना नॉर्मलाइज्ड स्कोर है जनरल टेस्ट में। और हिंदी लैंग्वेज में इन्होंने हिंदी दी थी, तो हिंदी में इनका स्कोर कितना है, 59.2143360। तो ये इनका यहाँ पे मार्क्स, यहाँ पे जो है ये नॉर्मलाइज्ड जो स्कोर है उसके बेस पे इनकी काउंसलिंग होगी और उसके हिसाब से फिर इनका मेरिट बनेगा और इनको एडमिशन मिलेगा। तो उम्मीद है कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। एक और चीज़ कि जैसे बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि ये किस तरीके से कैलकुलेट किया गया है। आपकी जब मार्कशीट आई होगी, सॉरी माफ़ करिएगा, जब आपकी आंसर की आई होगी तो आपने आंसर की में जब अपना मार्क्स मिला होगा, मान लीजिए कि आपका 200 नंबर का पेपर था, तो हो सकता है कि किसी का 160 आया हो, किसी का 170 आया हो, किसी का 100 नंबर आया हो 200 में, तो उसका तो यहाँ पे कुछ दिया ही नहीं गया है। तो बिल्कुल ठीक समझ रहे हैं आप कि ये जो 200 नंबर में आपका जो नंबर आया था, जो आपने आंसर की से मिलाया था, वो नंबर आपकी मार्कशीट में नहीं दिया गया है, क्योंकि वो रॉ मार्क्स हैं आपके। रॉ मार्क्स मतलब जितना आपने एग्ज़ाम में पाया है मार्क्स, वो नंबर है रॉ मार्क्स। अब उसको परसेंटाइल में पहले निकाल लिया गया। क्या इसका एक कैलकुलेशन का मेथड होता है, वो जो आपका नोटिफिकेशन है उसमें दिया गया है। उस पर मैं कभी एक वीडियो बना दूंगा अलग से, आपको समझ में आ जाएगा। हालांकि वो आपके काम का कुछ भी नहीं है। क्यों? क्योंकि जो आपका नॉर्मलाइज्ड स्कोर है यहाँ पे आपको इसी पे फोकस करना है, आपका एडमिशन इसी से होने वाला है, ठीक है। तो अब जो परसेंटाइल का स्कोर होता है उसी के हिसाब से, जैसे कि मान लीजिए कि हिंदी का पेपर कई सारे शिफ्ट में हुआ होगा, एक शिफ्ट में तो सारे स्टूडेंट का पेपर होता नहीं है, तो हिंदी का पेपर कई सारे शिफ्ट में हुआ होगा। मान लीजिए कि 5 शिफ्ट में हिंदी का पेपर हुआ, तो हर शिफ्ट का अलग अलग परसेंटाइल स्कोर बनता है हर स्टूडेंट का। जैसे कि अगर मान लीजिए कि शिफ्ट 1 है और शिफ्ट 1 में 500 या 600 या 1000 बच्चों ने हिंदी का टेस्ट दिया, तो उस शिफ्ट के हिसाब से उनका परसेंटाइल स्कोर बनेगा। और उसी तरीके से उनका, जैसे मान लीजिए कि उसने शिफ्ट 1 में सिर्फ एग्ज़ाम दिया था, लेकिन वो उस परसेंटाइल स्कोर के बेस पे उसको शिफ्ट 2, शिफ्ट 3, शिफ्ट 4, शिफ्ट 5 में भी मार्क्स दिए जाएंगे। पाँचों शिफ्ट में मार्क्स दे के फिर उनको जोड़ के और फिर 5 से डिवाइड कर दिया जाएगा और उसके बाद ये निकलता है आपका नॉर्मलाइज्ड स्कोर। ये तो इसीलिए मैं नहीं बताना चाह रहा था ये चीज़ कि क्या है, क्योंकि थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, थोड़ा कंफ्यूजिंग है, इसलिए आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। मिला जुला के आप बस इतना समझिए कि जो आपकी काउंसलिंग होगी वो बस इसी नंबर से होने वाली है। बस इसी नंबर का इम्पोर्टेंस है आपकी काउंसलिंग में। और
इसी के थ्रू आपकी काउंसलिंग होगी। अब एक और प्रॉब्लम आ रही थी स्टूडेंट को कि सर ये मार्कशीट तो आ गई, अब आगे क्या करना है? तो आगे ये करना है कि जैसे मान लीजिए कि आप मान लीजिए उत्तर प्रदेश में रहते हैं और आप चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में ही रह के आप पढ़ाई करें, तो आपके पास 3-4 ऑप्शन बनते हैं, 5 ऑप्शन। जैसे एक BHU है, फिर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है, फिर लखनऊ यूनिवर्सिटी है, उसके बाद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है। तो उत्तर प्रदेश में जितनी यूनिवर्सिटियाँ हैं, मान लीजिए आप चाहते हैं कि आपको उत्तर प्रदेश से बाहर जाना ही नहीं है, आप उत्तर प्रदेश में ही रह के पढ़ना चाहते हैं, तो उत्तर प्रदेश में जितनी भी यूनिवर्सिटियों ने CUET में पार्टिसिपेट किया है, आप उनका पोर्टल, उनकी वेबसाइट हर रोज़ चेक करते रहें। वो लोग अपना फॉर्म निकालेंगे और उस फॉर्म को आपको भरना है। वो काउंसलिंग फॉर्म होगा, हर यूनिवर्सिटी अपना अपना काउंसलिंग फॉर्म निकालेगी, आपको वो फॉर्म भरना है, हर यूनिवर्सिटी का अलग अलग फॉर्म, ठीक है। जब आप फॉर्म भर देंगे, फिर यूनिवर्सिटी आपको काउंसलिंग के लिए बुलाएगी और उसके बाद जाके आपको वहाँ पे काउंसलिंग करानी है। फिर काउंसलिंग के बाद आपकी मेरिट निकालेगी वो यूनिवर्सिटी और फिर आपका एडमिशन होगा। तो आप समझ पा रहे होंगे कि ये जो एंट्रेंस था ये तो कॉमन हुआ सबका, सारी यूनिवर्सिटी का एक ही एंट्रेंस हुआ, लेकिन अब आगे से जो एडमिशन या काउंसलिंग की जो प्रक्रिया है वो हर यूनिवर्सिटी अपना अलग अलग कराएगी। तो उम्मीद है कि ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अगर कोई कन्फ्यूज़न रह गया हो तो आप कमेंट में अपना क्वेश्चन पूछें, ज़रूर पूछें, मैं उसका आंसर देने की कोशिश करूँगा। और चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये चैनल पूरी तरीके से जो CUET का एग्ज़ाम है उसी के लिए पूरी तरीके से ये समर्पित है, ठीक है। तो CUET एग्ज़ाम से संबंधित जो भी अपडेट्स आती हैं वो सारी ही मैं इस पे डालते चला जाऊंगा इसी चैनल पे, और जो भी आपके सवाल हैं वो भी आप पूछेंगे तो उसका जवाब भी आपको यहाँ पे मिलेगा। तो इस वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।